जैसे तुम अगर सिलेबस देखोगे 2021 का, तो इसमें इन्होंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक इन्होंने इसमें, ये इस बार का सिलेबस है ना, तो मैं ढूंढ रहा था लीनियर रिग्रेशन किधर लिखा हुआ है। किसी को दिखा गया इसमें? तो काफी एक्सपैंड कर दिया सिलेबस, बहुत सारे टॉपिक ऐड भी हुए हैं, है ना। स्क्रीन दिख रहा तुम लोगों को क्या? यस सर। स्क्रीन दिख रहा नहीं था? अभी। यस सर। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिलेबस तुम लोगों ने देखा ही होगा, तो इसमें रिग्रेशन कहीं दिखा है? इस बार हटा दिया है ना। जैसे लास्ट टाइम था तो हर साल एक क्वेश्चन रिग्रेशन पे आते थे, ये 2021 का सिलेबस है, मतलब जो इस साल एग्जाम हुआ है जैम का ना, तो उसमें इन्होंने एक क्वेश्चन रिग्रेशन से भी पूछते थे, मोस्टली वो कोएफिशिएंट फाइंड करते थे, है ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। अब इस बार वो नहीं है, तो इसमें क्योंकि थोड़ा सा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का रिलेशन रिग्रेशन से भी है, बट वो इस बार नहीं है ना, सो यू कैन चेक इट, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लाइक इसमें जो है तो इसमें होगा भी नहीं, है ना, कहीं भी रिग्रेशन नहीं दिखेगा। तो बेसिक टॉपिक से एक बार तुम लोग भी सिलेबस देख लेना, तुम्हें अगर लगे कोई टॉपिक रह गया है तो उसको हम कंटिन्यू में ना एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। जैसे इस बार सिलेबस बहुत सारा ऐड हुआ है और सिलेबस लेट से आया है ना, हम तो पहले ऐसे ही पहले सिलेबस के हिसाब से कर रहे थे, पुराने सिलेबस के हिसाब से। तो इस बार चीज़ होगा ना, इसने सिलेबस को काफ़ी एक्सपैंड करके लिखा है और कुछ टॉपिक्स इन्होंने एडिशनल भी ऐड किए हैं। नहीं वेरिएट में तो काफी है सर, एक बार वो सब एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर एक बार, जो सब जैसे नए नए ऐड हुए हैं। क्या वही है, उसको लिख दिया एक्सपैंड करके, पीएमएफ, पीडीएफ, मैथ्स में इसमें भी इसका मैथ पोर्शन में भी ऐड हुआ है और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में भी ऐड हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल एंड जैकोबियन मेथड, तो ये भी करेंगे अभी आप। हमने डायरेक्टली किया था सिंगल वेरिएबल में, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स, मीन, मीडियन। देखो जैसे हमने कहा था उस समय कि मीडियन नहीं पूछते हैं, मोड नहीं पूछते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐड कर दिया है ना, मतलब स्टार्टिंग में हम इग्नोर कर रहे थे। वेरिएंस थर्ड डिविजन तो किया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये न्यू है उन्होंने, है ना। क्वांटाइल्स मैंने कहा था छोड़ देना, क्वार्टाइल्स छोड़ देना, पहले मतलब जब सिलेबस नहीं आया था, लेकिन अब ये भी तुम्हें करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दो बार क्यों लिखा है, सेम ही है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, अच्छा, ये आगे इसका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एमजीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यूनेस, सॉरी प्रॉपर्टीज एंड यूनिकनेस, मार्कोव ये क्या था, बीच में कुछ टॉपिक करने पड़ेंगे। तो मेनली मेरा अभी पॉइंट था कि इसमें रिग्रेशन है क्या, कुछ नहीं है, तो रिग्रेशन नहीं होगा, चेक करो ना। मल्टीवेरिएट में क्या है, रैंडम वेरिएबल, जॉइंट एंड मार्जिनल, पीडीएफ, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, है ना, जॉइंट, मार्जिनल, पीएमएफ, मार्जिनल पीडीएफ, कंडीशनल सीडीएफ, है ना, कंडीशनल पीएमएफ, कंडीशनल पीडीएफ, independence of random variable, distribution of function of random variable using transformation of variable and Jacobian method, mathematical expectation of function of random variable, joint moments, covariance and correlation, joint moment genetic function and its properties। तो ये लास्ट चैप्टर हमने किया है, joint MGF and its properties, uniqueness of joint MGF and its application। अब ये कर रहे हैं कंडीशनल मोमेंट्स ने किया, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरिएंस, फिर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव बाइनोमियल, गामा, नॉर्मल यूजिंग एमजीएफ, वो जो लास्ट क्लास में कर रहे थे। चलो एक बार पहले साहू वाली बुक कर लेते हैं, फिर एक बार सिलेबस के हिसाब से देख लेंगे, फिर एक बार और मैं कराऊंगा सिलेबस, तो फिर मैंने डिसाइड किया है 2 बार करेंगे, क्योंकि साहू एनफ नहीं है ना,
साहू नेसेसरी है बट रोहतक की बुक से उसके बाद रोहतगी है या कसेला बर्गर है, कसेला बर्गर भी काफी अच्छा लिखा है, उसके एक्सरसाइज के हाँ प्रॉब्लम काफी हाँ डिफिकल्ट है, दोनों yes। क्योंकि कैसेला बर्गर भी पूरा सिलेबस कवर करता है। तुम देखोगे फर्स्ट 5 चैप्टर प्रोबेबिलिटी पोर्शन है और 6 के बाद उसका इन्फेरेंस है। ओके। हाँ देखो और काफी अच्छा लेवल है उसका, मतलब बुक का, मतलब रोहतगी से भी अच्छा लेवल है और इन्फेरेंस के लिए काफी स्टैंडर्ड बुक है वो। बहुत लोग सर इसको रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि मतलब कैसेला बर्गर पीएचडी लेवल की बुक है, तुम अगर पीएचडी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स वर्क देखोगे उसमें भी ये बुक रिकमेंड होते हैं, तो स्पेशली आईआईटी बॉम्बे में यही है, और एमएससी में लोग पढ़ाते हैं इन्फ्लुएंस में, तो हमें भी वही कैसेला बर्गर ही पढ़ाए थे आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, और क्या है, इसके अलावा तो लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होता है, लैंग्वेज मतलब नोटेशन डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, क्वेश्चन का एक साइज के क्वेश्चन देखोगे उसका लेवल काफी अच्छा है, सब डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक साइज में। तो हम लोग को हम्म वही फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो इसके बाद मैं सोचा, आज मैं बुक देख रहा था कैसेला बर्गर, मैंने कहा वही कर लेते हैं। रोहतगी उससे छोटा वर्जन, तो रोहतगी साहू के कंपैरिजन में डिफिकल्ट बुक है, बट कैसेला बर्गर के कंपैरिजन में इजी बुक है। हाँ सर टाइम है हम लोग के पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत टाइम, एक बार अब इसमें अभी आज 9 चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर एक और बुक काफी अच्छी है, जॉन ए राइस, वो भी बुक काफी अच्छी है। जॉन ए राइस। ओके, देखना पड़ेगा। से- गुप्ता कपूर भी तो सही है सर। कोलकाता में बहुत फॉलो होता है ये। किसमें? कोलकाता में सर ये बुक बहुत फॉलो होता है, जॉन ए राइस। हाँ, अलग एक अलग ये और एक्चुअली टीचर पे डिपेंड करता है। जैसे अभी जो लोग आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिए एएसआई में, जो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो हम लोगों को जो पढ़ाए थे प्रोबेबिलिटी, उन्होंने रोहतगी फॉलो किया था। अभी जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने रोहतगी का नाम भी नहीं लिखा है, उन्होंने 4-5 बुक लिखा है, उसमें रोहतगी है ही नहीं, वही शशि बता रहा था। तो मतलब होता है, हर टीचर का अपना फेवरेट बुक है, तो उसके हिसाब से फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। तो सिलेबस में रिग्रेशन नहीं है इस बार, रिग्रेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना, सिंपल लिनियर रिग्रेशन नहीं है। आगे बढ़ते, तो हमने कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में? सो मेरे लास्ट क्लास हमने डिफाइन किए थे, और फाइंड किया था जाई, कैसे फाइंड करेंगे, है ना, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई ना, ये डिफाइन किए थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, फिर है ना वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई क्या होगा, है ना, वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स क्या होगा। सो नॉर्मल डेफिनेशन है ना, जैसे होता है लाइक ये है एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, एक्स गिवन वाई डी एक्स, ये वाई टाइम एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स डी वाई, और जो भी लिमिट है, अगर डिस्क्रीट है तो इसका समेशन हो जाएगा ना। वेरिएंस में क्या है, तुम इसके टर्म में कर लो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन वाई माइनस ई ऑफ एक्स गिवन वाई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, मतलब नॉर्मल जो वेरिएंस की डेफिनेशन है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, सो वही है यहाँ पे, है ना। इसका होगा ई ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने फाइंड किया था, साथ में बाकी ये सब तो मीन एक्स मीन वाई है ना, वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, वो तो पहले भी हमने सीखा है कि ज्वाइंट पीडीएफ है तो उससे तुम निकाल पाओगे। अच्छा, एक रिजल्ट जो हमने लिखा था उसको जरा प्रूफ करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं। सो एक्चुअली क्या होता है, तुम लोग ये जानते हो कि ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये कोई फंक्शन आएगा एक्स के टर्म में, है ना, मतलब कुछ भी जो भी आंसर होगा इसका, सो ये इट विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई ऑफ वाई गिवन अगर एक्स लिखता हूँ, क्योंकि एक्स यहाँ एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दी हुई है, एक्स एज अ वेरिएबल ही है, ठीक है ना, तो मतलब एक्स एंड वाई आर बोथ रैंडम वेरिएबल, तो इसको तुम एज अ
यू कैन कंसिडर इट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एंड फिर हमने ये देखा था कि इफ यू अप्लाई एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, तो ये एक्सपेक्टेशन वाई पे ऑपरेट हुआ है क्योंकि यहाँ वाई वेरिएबल है ना। और इफ यू ऑपरेट वंस अगेन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो यू हैव टू ऑपरेट एक्सपेक्टेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो यू विल गेट ई ऑफ वाई गिवन एक्स, एंड ये हमने देखा था कि ये हमारा एट लास्ट ई वाई ही आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला लिखा था, प्रूफ नहीं किए थे, तो आज इसको प्रूफ करते हैं, मतलब वेरीफाई किए थे एग्जाम्पल से, ठीक है। सो एट लास्ट ये आ जाएगा, ये वाई का ही हो जाएगा, मतलब जो भी रैंडम वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में मतलब एक्सपेक्टेशन है, ओके। और बाकी दूसरा जो है, एक्चुअली साहू वाली बुक में ये फॉर्मूला नहीं है जो मैं लिखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ लाइक वाई गिवन एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, क्योंकि ये साहू वाली बुक में दिया नहीं है, तो ये तुम्हें दूसरी बुक में मिलेगी। सो ये फाइनली जो आता है ये आता है वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आए इसलिए मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज हो गया कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का एंड कंडीशनल वेरिएंस का, ओके। सो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलो मान लो अगर इसको प्रूफ करता हूँ मैं, तो राइट दैट जो थ्योरम। और देखो तुम लोगों को मैं ये बोलूंगा, जैसे क्लास खत्म हो जाती है तुम लोग साहू वाली बुक भी पढ़ा करो, उससे क्या ज्यादा समझ आएगा। मतलब मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी रीडिंग, तो मतलब तुम लोग पढ़ते होगे। जैसे क्या है, क्लास अगर हो गई या पहले भी तुम्हारे पास बुक तो है, ये कोई जरूरी नहीं मैं 9th पढ़ा रहा हूँ तुम 9th ही करोगे, 10th 11th 12th 13 भी तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो ना, मतलब खुद से। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि समझ नहीं आएगा, वो है तुम मतलब एक बार थ्योरी से गो थ्रू हो जाओ, एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। तो मैं नहीं भी अगर पढ़ाया हूँ तो भी तुम कर सकते हो कंप्लीट, उससे क्या है तुम्हारा ही फायदा है। जब मैं पढ़ाऊँ सेकेंड टाइम होगा या पहले या मेरे क्लास के बाद तुम देख लो, उससे क्या है कुछ भी छूटे ना, मतलब एटलीस्ट तुम्हें सारी डेफिनेशन समझ आए, एग्जाम्पल समझ आए, और एक्सरसाइजेस मतलब तुम कर पाओ, है ना। अपने आप को ऐसे ट्रेन करो कि तुम अनसॉल्व क्वेश्चन खुद से कर सको, क्योंकि एग्जाम में फाइनली अनसॉल्व क्वेश्चन ही आने हैं। तो अगर तुम ट्रेंड रहोगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा ना एग्जाम में सॉल्व करना, या कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन आता है तुम उस पर सोच पाओगे। तो इसीलिए मतलब खुद से भी फिनिश कर सकते हो, ये चीज़ है, ओके। तो आगे मैं पहले इसको प्रूफ करता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें है so the expected value of random variable e of y given x, ठीक है, is इक्वल टू e of y, है ना। मतलब दैट इज, तो ये लास्ट क्लास में मैंने लिखा था इस चीज को, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, दिस यू विल गेट e of y। सो हम LHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और RHS हमारा आ जाना चाहिए। तो पहले कंटिन्यूअस के लिए करते हैं फिर डिस्क्रीट के लिए करते हैं, या कैसे भी कर सकते हो। चलो तो इसको प्रूफ करेंगे। अब जहाँ में प्रूफ नहीं आता, लेकिन प्रूफ तुम्हें जानना है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएंगी तुम्हें, मतलब जो भी चीज़ें सिलेबस में है उसके हिसाब से प्रूफ मतलब जानना अच्छी बात है, क्योंकि वो तुम्हें आगे हेल्प करेगा, अगर MS में से करोगे उसके बाद हेल्प करेगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ठीक है। तो पहले किसको ओपन करना चाहोगे, किस वाले एक्सपेक्टेशन को, इसको ओपन करें। तो e ऑफ y गिवन x हमें पता है, तो इसको एज इट इज रखो e ऑफ, अच्छा मैं लिख देता हूँ, जैसे ये एक्सप्रेशन है y के रेस्पेक्ट में, या ऐसे बोलो कंडीशनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, सो दैट विल बी एक्सपेक्टेशन ओवर x। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, और तो इसका डेफिनेशन क्या है, हमें डेफिनेशन पता है इसका, y टाइम f ऑफ y गिवन x, y गिवन x, है ना। ध्यान समझने की कोशिश करना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बीच में पूछना। सो हमें इसका डेफिनेशन पता है ना, e ऑफ y गिवन x का इंटीग्रल y इंटू, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ y फाइंड कर रहे हैं गिवन x, तो y टाइम f ऑफ y गिवन x डी वाई होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन y का है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ओके। अब जो भी इसका लिमिट होगा उसके अकॉर्डिंग, अब देखो अब क्या है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, इस टाइप से आएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में तुमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो यू विल गेट सम फंक्शन ऑफ x।
अब कोई फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉरी एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, ई ऑफ जी एक्स है तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू क्या होता है मार्जिनल ऑफ एक्स डी एक्स, और जो भी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ई ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इफ यू फाइंड, है ना, जी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स होगा, सो इट इज जी एक्स टाइम मार्जिनल ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो सेम अप्लाई करेंगे, सो दिस इज लाइक जी एक्स। तो इसको क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट इक्वल टू, अब मैं ये एक्सपेक्टेशन ओपन कर रहा हूँ, इंटीग्रल, ठीक है, दिस क्वांटिटी दिस इज जी एक्स, सो दिस क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वाई टाइम एफ ऑफ वाई गिवन एक्स डी वाई। तो ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, इसको ऐसे लिखता हूँ इनटू मार्जिनल ऑफ एक्स, बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मार्जिनल ऑफ एक्स अब इंटीग्रेट करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन एक्स का है। ओके, एंड जो भी लिमिट होगी एक्स की इस तरीके से, इसमें किसी को डाउट नहीं है, बस ओपन किया मैंने दोनों एक्सपेक्टेशन को, पहले अंदर वाले एक्सपेक्टेशन को फिर ये बाहर वाला एक्सपेक्टेशन ओपन हुआ। अब सिंप्लीफाई करते हैं इस इंटीग्रल को। सो देखो यहाँ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x इसके लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा, है ना, मतलब x विल बी हैव लाइक कांस्टेंट, तो इसको तुम अंदर ला सकते हो, इस fx को तुम अंदर ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एज अ कांस्टेंट ही है। तो इसको तुम अगर लिखोगे तो यू कैन राइट इट माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाई टाइम एफ ऑफ वाई गिवन एक्स डी वाई। तो डी वाई को हम बाद में लिखते हैं क्योंकि हम इसको अंदर ला सकते हैं क्योंकि एक्स का फंक्शन है, इसलिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देन डी वाई एंड डी एक्स, इस तरीके से। तो ये वाली पहली वाली y की लिमिट है, दूसरी x की है, तो दिस इज फॉर y एंड दिस इज फॉर x। ओके, अब क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जानते हो कंडीशनल पीडीएफ का डेफिनेशन, राइट, इसको ओपन करते हैं। सो कंडीशनल पीडीएफ के डेफिनेशन पे ओपन करेंगे, y टाइम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ एक्स ऑफ एक्स, ये होता है ना, और इनटू यहाँ है एफ एक्स ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स। सो ये वाला चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल पीडीएफ। तो क्या हमारे पास बचा, तो हमारे पास है अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाई टाइम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। ओके, एंड अब क्या करो, लिमिट को इंटरचेंज, मतलब डी वाई डी एक्स को इंटरचेंज कर दो क्योंकि दोनों की लिमिट मतलब डिपेंडेंट तो है नहीं, ऐसा नहीं वाई की लिमिट एक्स के टर्म में है, ऐसा तो है नहीं, दोनों इस तरह से है। सो व्हाट आई एम सेइंग, या एक तरीका है कि, है ना, मतलब y के लिए y यू कैन टेक आउट, फर्स्ट यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो उससे क्या होगा, मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर टाइप का समझ लो। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसा करो y एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, पहले तुम इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये ज्वाइंट है, तो इसको तुम अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मार्जिन आ जाएगा y का, है ना। तो थोड़ा सा और इसको मैं चेंज करता हूँ, देखो, ठीक है ना। सो दिस इज लिमिट फॉर x, फर्स्ट वाला मैं क्योंकि dx पहले लिखा हूँ तो ये x का लिमिट है, फिर dy बाद में, तो ये बाहर वाला y की लिमिट है। अब क्योंकि इन जनरल सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है, तो यू कैन टेक दिस y आउटसाइड, y तुम बाहर ले सकते हो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y एक कांस्टेंट ही हुआ, माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स और बाहर है डी वाई, इसको एक साथ लिया। अभी जो ब्रैकेट मैंने लिखा है वो देखो क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, मार्जिन ऑफ वाई, है ना। सो ये है मार्जिन ऑफ वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी वाई टाइम, और दिस इज, इसको हम ज्वाइंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ सिर्फ मेरा वाई का मार्जिनल बचेगा, डेफिनेशन है मार्जिनल का डी वाई। अब ये तुम क्या जानते हो, देखो यहाँ पे y टाइम marginal of y and integration with respect to y, this is nothing but ey, ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना था। सो बस डेफिनेशन बेस्ड था, मतलब
एक्सपेक्टेशन ओपन किया हमने, एंड देन ओपन करने के बाद फिर जो कंडीशनल पीडीएफ पे डेफिनेशन लिखा, फिर उससे सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे लिमिट को इंटरचेंज किया टू गेट मार्जिनल ऑफ वाई, एंड देन ई वाई आ गया। अगर मान लो डिस्क्रीट है तो क्या होगा, जहां जहां इंटीग्रेशन लगा है वहां समेशन लगा लेंगे। तो लिख के देख लेते हैं क्या दिक्कत है ना, वैसे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां जहां सम इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन के प्लेस पे समेशन लगाते जाओ। देखो अगर तुम्हें लिखना चाहो तो क्या होगा, फॉर डिस्क्रीट ई ऑफ y गिवन x, है ना। सो तो बाहर वाला एक्सप्रेशन ऐसे ही रखो। अब इसको तुम डिफाइन करोगे, क्या होगा, समेशन, बस इंटीग्रेशन की जगह समेशन आता रहेगा, y टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y गिवन x इज इक्वल टू x। मतलब ये मैं उसके टर्म में लिख रहा हूँ, पीएमएफ लिख रहा हूँ, कंडीशनल पीएमएफ, है ना। और यहाँ होगा डी, अच्छा अब तो डी वाई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि समेशन है, तो यहाँ होगा y के रेस्पेक्ट में समेशन। ओके, अब दिस इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में समेशन कर दोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो x का फंक्शन आएगा। फिर से एक्सपेक्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ओपन करो, तो एक समेशन, अब ये एक फंक्शन है x का, तो एज इट इज हो जाएगा समेशन y प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y गिवन x इज इक्वल टू x, एंड अब हम एक्सपेक्टेशन x लिख रहे हैं तो इनटू आएगा मार्जिनल ऑफ x, ठीक है। तो पीएमएफ है, तो पीएमएफ क्या होता है, पॉइंट पे डिफाइन होता है, तो डिस्क्रीट में हर पॉइंट पे मास होता है, तो ऐसे लिखते हैं पीएमएफ को। और ये समेशन ओवर x है, ये पहले समेशन ओवर y था, तो ये तो फंक्शन था वो। ओके, अब फिर से क्या करेंगे, अब समेशन ओवर x, एंड इसको इसमें फिर से ये जो हमारा कंडीशनल पीएमएफ है इसको ओपन कर लेते हैं। तो समेशन ओवर y है, y टाइम ये होगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, और बाहर है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। सो वही जैसे वहां कैंसिल हुआ यहाँ भी वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट एक साथ यहाँ ले लिया, इसको अंदर ले लिया इनसाइड ब्रैकेट, एंड नाउ समेशन ओवर x, एंड ये है समेशन ओवर y, y टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y, ठीक है। अभी इतना ही है। अब क्या करते हैं, यहाँ हमने लिमिट को इंटरचेंज किया, ठीक है, यहाँ समेशन इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो होगा क्या कि जैसे x के लिए y कांस्टेंट है, जैसे ये जो x के रेस्पेक्ट में हम समेशन कर रहे हैं इसके लिए y कांस्टेंट होगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पहले x के रेस्पेक्ट में समेशन कर लो या पहले y के रेस्पेक्ट में कर लो, है ना। तो इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं हम, वी कैन टेक समेशन, y वाला समेशन आउटसाइड लेते हैं, वी टेक समेशन ऑफ x इनसाइड, y टाइम प्रोबेबिलिटी एट x कॉमा द जॉइंट पीएमएफ, ठीक है। हमने क्या किया, समेशन इंटरचेंज किया, और ये y एक्चुअली यू कैन टेक इट आउटसाइड नो प्रॉब्लम, क्योंकि समेशन x के रेस्पेक्ट में, ये वाला समेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो y इसके लिए कांस्टेंट रेट होगा ना, x की वैल्यूज रखेंगे हम, तो हम उसको बाहर कर लिया हमने, ठीक है ना। अब तुम देखो इस क्वांटिटी को, देखो ये क्या है, हम ज्वाइंट पीएमएफ को समेशन ले रहे हैं x पे, तो x पे जब समेशन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये लाइक इंटीग्रल y टाइम यू विल गेट प्रोबेबिलिटी एट y, मतलब मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y मिलेगा, है ना, समेशन ओवर y, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज नथिंग बट e ऑफ y, है ना, y टाइम मार्जिनल ऑफ y, तो ये ई वाई आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीका था, वहाँ इंटीग्रेशन यूज किया, यहाँ समेशन यूज किया। तो सिर्फ बुक में देखोगे क्या लिखा रहेगा कि सपोज इट इज कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का प्रूफ होगा या सिर्फ डिस्क्रीट का प्रूफ होगा ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, लाइक मे बी कॉन्टिन्यूअस मे बी डिस्क्रीट, कोई एक ही लिखा होगा बुक में, तो बाकी उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका प्रूफ बुक में मैंने देखा नहीं है, तो है ना हम ट्राई कर सकते हैं, पता नहीं प्रॉब्लम हो सकता है।
क्योंकि ये दूसरी बुक में मिलेगी ये साबो में इसकी जगह कुछ और दिया हुआ है, इसमें इसकी जगह कोई अलग थ्योरम दिया है। अलग क्या दिया है? अच्छा फॉर्मूला एक दिया है, हाँ हाँ वो मैं देखा था, उसने एक रिलेशन बना के दिया समझ है। में नहीं आया। हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस जो है 1 माइनस रो स्क्वायर वेरिएंस वाई है ना। हाँ वो आते हैं Yes. उस पे आएंगे, अभी हम पीछे हैं। तो अभी हम लोग पेज नंबर 241 पे था मैं, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं सॉल्व करते हैं। तो ये तो प्रूफ कर लिया, एक क्वेश्चंस करके देखो। तो एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल 9.3 है बुक में देखो। So an insect lays y number of eggs where y has Poisson distribution with parameter lambda. If the probability of each egg surviving is p, then on an average मतलब mean, ठीक है, on the average how many eggs will survive? So what is the mean number of eggs that will survive? Okay, तो ये कुछ ऐसा है, लिख देता हूँ, चलो लोग ट्राई करके देखो। So like an insect lays y, कैपिटल y, तो एक्चुअली खुद ये रैंडम वेरिएबल है। So an insect lays y number of eggs. तो लेज मतलब क्या हुआ, मतलब प्रोड्यूस ही होगा ना। तो an insect lays y number of eggs where y has a Poisson distribution, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसा लिख दो y is, where y is Poisson lambda, ठीक है। if probability of each egg, so आगे है if probability of each egg surviving ठीक है, probability of each egg surviving is small p। तो क्वेश्चन है then on the average how many eggs will survive? So on the average how many eggs will survive, ठीक है। सो देखो इसमें क्या है, y जो बता रहा है वो नंबर ऑफ एक्स बता रहा है, ठीक है, y इज नंबर ऑफ एक्स एंड y का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तुम्हें, एंड p द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग सर्वाइविंग इज p। सो कोई भी एग सर्वाइव करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी p है, और नंबर ऑफ एग्स जो प्रोड्यूस हुआ वो y है। तो ऑन द एवरेज मतलब मीन, और हाउ मेनी एग्स विल सर्वाइव, सो व्हाट इज द मीन ऑफ नंबर ऑफ एग्स सर्वाइव। सो जिसका मीन पूछ रहा है ना उसको एक नया नाम दे दो, जैसे है ना हाउ मेनी एग्स विल सर्वाइव। तो जैसे लिखोगे तो इसको मान लो एक्स है नंबर ऑफ एग्स सर्वाइव ना, इस तरीके से। ओके सो एक्स क्या है, नंबर ऑफ एक्स सर्वाइव। अब देखो तुम्हें याद होगा अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स होता है बाइनोमियल में, अगर मैं याद करूँ तो एक्स अगर बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है तो एक्स होता है नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। और बाइनोमियल का मोस्टली नोटेशन क्या है, बी एन कॉमा पी। तो ये एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, और पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो यहाँ नंबर ऑफ एक्स सर्वाइव है ना, एक्स हमने लिया है तो मतलब हमारा सक्सेस हुआ एक सर्वाइव, can think like that, this is the number of success, okay, and probability of success in each trial। so each egg को survive करने के क्या चांस है, small p वो दे रखा है, and what is the number of trials means number of eggs, so कितने eggs हमारे पास है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, how many eggs we have? y
कैपिटल वाई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो n यहाँ नंबर होता था वहाँ n जो है वो रैंडम वेरिएबल ही है, क्योंकि वो नंबर ऑफ x भी वैरी कर रहा है, तो फिक्स नहीं है। सो लाइक यू कैन थिंक x इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर y, p, क्योंकि एक सर्वाइव होने के चांस है स्मॉल p, और नंबर ऑफ x जो हमें चाहिए बाइनोमियल में वो हमारा है y। अच्छा, y का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है। अच्छा, यहाँ पे फिर देखो क्या है ना, ऐसे तो लिख दिया हमने, लेकिन कोई पर्टिकुलर y के लिए अगर y मुझे दिया होगा तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, x इफ यू हैव गिवन सम y, तो यू कैन राइट लाइक दिस स्मॉल y, p, अगर y कुछ वैल्यू दे रखी है तो। सो x गिवन y इज इक्वल टू y, दिस इज समथिंग लाइक दिस, बाइनोमियल y, p, ठीक है ना। कैपिटल वाई रैंडम वेरिएबल, उसकी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक वैल्यू होगी, है ना। सो सपोज दैट इज स्मॉल y, सो दैट विल बी लाइक दिस, है ना। और वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑल्सो राइट x गिवन y, दिस इज बाइनोमियल y, p, है ना। और y जो है वो है पॉइजन लैम्डा, है ना। सो ये गिवन था। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा है तुमसे, व्हाट इज द मीन ऑफ x। क्वेश्चन इज how many x will survive, on the average how many x will survive. So what is the mean of x actually, है ना। So they asked you what is the mean of x. देखो यहाँ पे जो मैं x लिख रहा डायरेक्टली लिख रहा था बाइनोमियल, लेकिन x will depend on y, एक्चुअली x डिपेंड कर रहा है y पे ना, इसलिए मैंने गिवन यूज किया है ना। So x given y, कोई y पर्टिकुलर है, so for that you will have binomial distribution. ओके, सो ex अब कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि x तो y पे डिपेंड कर रहा है, मतलब है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x डिपेंड्स ऑन y, सो y कुछ गिवन होगा उसके लिए, है ना, यू विल गेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ना, जो फॉर्मूला हमारे पास है, e ऑफ x आई नीड। तो देखो अगर x गिवन y बाइनोमियल yp है, तुम्हें पता है कि यहाँ से क्या कर सकते हो, x गिवन y का मीन निकाल सकते हो, है ना। सो बाइनोमियल का मीन क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनोमियल np, एनपी से np, तो यहाँ क्या होगा, n की जगह y है तो yp, है ना। p इसे स्मॉल y यूज कर सकते हो या कैपिटल y, ठीक है। तो हम अभी जनरलाइज कर रहे हैं, हम y कैपिटल y लेके चलते हैं, मतलब y की कोई फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि ये y इन जनरल रैंडम वेरिएबल है ना, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आएगी। तो अभी पी वाई इस तरह से होगा, तो वी नो द फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y होगा ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, दैट इज ex। सो एक्सपेक्टेशन और x गिवन y का एक्सपेक्टेशन यहाँ से पी वाई होगा, क्योंकि x गिवन y इज अ बाइनोमियल yp एंड p इज अ कांस्टेंट, यू कैन टेक आउट, सो e ऑफ y, और यहाँ y जो है वो पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, तो पॉइजन का मीन और वेरिएंस सेम रहता है, सो e ऑफ y विल बी लैम्डा ओनली, उसका वेरिएंस भी लैम्डा होगा, तो p टाइम लैम्डा, है ना, इस तरीके से। या तुम्हें यहाँ तो मतलब लैम्डा p अननोन है, ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एग सर्वाइविंग इज 1/4, है ना, एंड y इज द पॉइजन 1/3, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो वो अभी p और लैम्डा में ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, मे बी दे कैन गिव यू नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर आंसर आ जाएगा। तो अभी के लिए आंसर इस क्वेश्चन का है p लैम्डा। इसमें किसी को डाउट तो पूछो, कैसे कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो। सर इसमें पता कैसे चलता है कि यही फॉर्मूला लगेगा। ओके, हाँ पता कैसे चलता है, जैसे मुझे अब यहाँ पूछा था ex चाहिए, तो हम सोचेंगे हमें क्या क्या गिवन है, तो ये होता है कि हमें हर क्वेश्चन में क्या गैप देखना होता है कि क्या गिवन है और कहाँ तक पहुँचना है, तो उसी बीच का प्रोसेस है कि मुझे क्या क्या गिवन है और मुझे क्या कहाँ तक पहुँचना है। तो मेरे पास ex फाइंड करना था, ऑन द एवरेज हाउ मेनी एक्स विल सर्वाइव, तो हमने x लिया था, नंबर ऑफ x सर्वाइव ना, तो अब मुझे ex चाहिए था। हम सोच रहे हैं कि ex को कैसे हम x गिवन y के टर्म में लिख सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है कि, है ना, ये मतलब था कि x गिवन y के टर्म में हम ये लिख सकते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, एंड देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y वी हैव फाउंड ऑलरेडी, तो उससे यूज कर लिया। मतलब ये प्रैक्टिस से आएगा ना ये सब चीजें, कि जैसे अब कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और पूछा गया है,
तो आपको वही तो ढूंढना होता है क्वेश्चन में कि हम क्या ऐसा करें कि हम वहां तक पहुंच जाए जहां मुझे पहुंचना है। सो वो थोड़े प्रैक्टिस हो रहा है ना, वो उससे आएगा, नॉलेज से आएगा ना। पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा जब प्रैक्टिस करेंगे कि ओके इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे करना है। सर इसको किसी नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं? ओके, नॉर्मल तरीके से अगर हम कोशिश करें, सो एन इंसेक्ट वाइल इज दिस, सोच तो सकते हैं। तो हाउ मेनी एक्स विल सर्वाइव। सो ई एक्स अगर ऐसे सोचोगे, चलो ई एक्स डायरेक्टली सोचते हैं, तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो मतलब वैसे भी तुम सोच पाओगे, जैसे एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 अप टू वाई, क्योंकि नंबर ऑफ एक्स जो है वो भी वैरी कर रहा है, तो वो वाई पे डिपेंड कर रहा है ना। बात तो वही पड़ेगी, जैसे तुम अगर दूसरे तरीके से सोचोगे तो कि वाई तुम्हें दे रखा है नंबर ऑफ एक्स, है ना, एंड एक्स है नंबर ऑफ एग सर्वाइव, है ना, ये प्रोड्यूस समझो, ले दिया प्रोड्यूस्ड, सर्वाइव्ड। मतलब वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में अचानक पता नहीं चलेगा क्या क्या कैसे हमने वर्ड को मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो थोड़ी प्रैक्टिस आएगी, जैसे नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ एग्स सर्वाइव्ड। तो वाई की कोई वैल्यू होगी, है ना। अब यहाँ एक्स क्या है, तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 अप टू वाई हो सकती है ना। जैसे हम लिखते हैं टोटल एक हमारे पास वाई है, और इस तरीके से है अब तुम्हारे पास, अब तुम ईच पॉइंट पे इसका वो निकाल लो, है ना, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहे हैं, देखो मतलब 0 1 2 2 वाई है। तो यहाँ से क्या होगा, अब तुम नॉर्मली नॉर्मली भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड नॉर्मली, जैसे प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर, है ना, बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, तो एक्स इज इक्वल टू आर क्या होगा, एन सी आर, है ना। तो एक्स गिवन वाई हमने इसलिए लिखा था क्योंकि वाई यहाँ फिक्स नहीं है, तो यू कैन टेक स्मॉल वैल्यू ऑफ वाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और वो वैरी कर रहा है, तो है ना, एन सी आर होता है ना, पी रेस टू पावर आर, और 1 माइनस पी रेस टू पावर एन माइनस आर। तो बट यहाँ एन जो है वो वाई है, वो खुद एक रैंडम वेरिएबल है ना, तो यहाँ खुद ये वाई है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, अब इसका मीन कैसे निकालोगे, सो हाउ विल यू फाइंड द मीन। अच्छा, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन लैम्डा, है ना, तो y की वैल्यू जो है ना, y इज द पॉइजन लैम्डा, सो मीन ऑफ y, यू नो दैट, अब इसको जैसे मान लो तुम जैसे निकालते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ x, कैसे निकालते हो, समेशन, है ना, x टाइम इसका जो भी पीडीएफ है वो लिख सकते हो, लाइक x इक्वल टू आर, एंड देन मतलब वो प्रूफ टाइप का हो जाएगा, फिर उसी चीज को हम दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, और ये होगा समेशन ओवर x, फिर बाद में तुम्हें समेशन y पे लेना पड़ेगा, एंड फिर वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा, मतलब वो प्रूफ टाइप का हो जाएगा, उसी थ्योरम का जो हम प्रूफ करते हैं उसको, ई ऑफ एक्स गिवन वाई। सो मतलब ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब इस तरह प्रैक्टिस से ही आएगी कि ये था कि ओके एक्स गिवन वाई जो है वो बाइनोमियल वाई पी है, एंड वाई जो है पॉइजन, हमें ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो बस तुम्हें पता लगाना था खुद से, यही मेन है, ये तो गिवन ही था पॉइजन लैम्डा है, मेन तो ये था कि तुम्हें पता चले ओके कि जो एक्स गिवन वाई हो बाइनोमियल होगा, और बाइनोमियल पता चल जाता है क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर सर्वाइव आइदर विल नॉट सर्वाइव, सो आइदर सक्सेस और फेलियर, और उसमें नंबर ऑफ तुम्हें ट्रायल्स गिवन होते थे, यहाँ नंबर ऑफ जो एक्स गिवन है, तो ये चल रहा है। अब मुझे था कि ई ऑफ एक्स निकालना है कि नंबर ऑफ एक्स सर्वाइव, तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कैसे हम ई एक्स को लिख सकते हैं एक्स गिवन वाई के टर्म में, हाउ कैन वी राइट एक्स एज एक्स गिवन वाई, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है, ओके ई ऑफ एक्स, है ना, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज दिस।
अब x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, तो ये हमारे कैलकुलेशन को आसान बना देगा, वरना वो पूरा प्रूफ करना पड़ेगा फिर मुझे। तो ये चीज था कि ठीक है, x गिवन y का एक्सपेक्टेशन np होता है, तो n की जगह यहाँ y ही है, नंबर ऑफ eggs एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एग बीइंग सर्वाइव, है ना, ऑफ सर्वाइविंग। तो यहाँ से फिर p कांस्टेंट बाहर हो गया, ey और y पॉइजन दे रखा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है ना, तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है क्वेश्चन से। तो ये आ गया। बाकी दूसरे तरीके से करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ये कर सकते हैं बट बाद में फिर y पे समेशन लेना पड़ेगा, सो दैट विल बी डिफिकल्ट। तो प्रूफ टाइप का हो जाएगा तो ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में तो चीजें मुश्किल लगती हैं, फिर धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती हैं। अब इसी क्वेश्चन के बेस पे इन्होंने एक डेफिनेशन भी लिख दिया कि रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी व्हिच इज आल्सो अ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऐसा कहना चाह रहे जैसे अभी था ना कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन था y पे डिपेंड कर रहा था, बाइनोमियल ऑफ yp, यू कैन राइट x गिवन y, है ना। सो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, डेफिनेशन नहीं है कि जब किसी एक रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड करता है। और यू कैन से इट कंडीशनल आल्सो। अब जैसे ये 9.4 है, तो इन्होंने पता नहीं कैसे सॉल्व किया, मतलब वैसे ही इसका मेथड, बाकी दूसरे तरीके से भी हो सकता है, तो इसको ट्राई करके देखो अलग तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये आइडिया शायद नहीं आएगा कैसे सॉल्व करना है ना, उसके लिए टाइम लग सकता है। सो ये क्वेश्चन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, सो इस तरह क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किए। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, एंड इफ हेड occurs, okay, so one die is rolled, so one die you will roll, and if tail occurs, ठीक है, तो कॉइन पे अगर टेल आया, if tail occurs, two dice are rolled, two dice are rolled, okay। so क्वेश्चन ये है कि let y be the total on the die or dice, so let y be the total on the die और डाइस, मतलब टोटल जो भी, चाहे हेड आया तो एक बार टॉस किया तुमने, टेल आया 2 बार किया, तो टोटल जो भी है, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, सो क्वेश्चन इज सो y का मीन बताओ क्या होगा, y क्या है, y be the total on the die or dice, what is expected value of y। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने पहले भी किया है हमने, उसके डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किए थे आई थिंक, पीएमएफ। तो जो इस बुक में किया है ये थोड़ा अलग है, तो हम नॉर्मली करके देखते हैं ना, इस ये भी कर सकते हैं इनका मेथड भी, मतलब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ क्या है ना, देखो हेड आया तो तुम क्या करोगे, हेड के बाद या तो 1 आ सकता है, जैसे हमने पहले कॉइन टॉस की, कॉइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आया तो हेड के बाद तुम्हारे पास 6 चॉइसेस हैं, है ना, 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। टेल आया तो टेल के बाद बहुत सारी चॉइसेस हैं, है ना, 1 1 1 2 इस तरीके चलता रहेगा, लास्ट में 6 36। सो अगर इसका तुम सैम्पल स्पेस लिखते हो तो सैम्पल स्पेस कुछ ऐसा होगा, लाइक ओमेगा में लिखता हूँ, सो H1 H2 और H6 तक, ठीक है। T1 T1 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ T11 होगा, है ना। टेल के बाद 2 पॉसिबल, T11 लिख देता हूँ, T12 एंड इस तरह T66 तक जाएगा। मतलब ये जो नीचे में लिख रहा हूँ सफिक्स में, ये आउटकम है ऑन द डाइस और डाई, and here you can also write in the suffix लिखना चाहो, H1 H2 and H6।
तो ये सैंपल स्पेस है। अगर पॉइंट पे हेड आया, तुमने एक डाई को रोल किया, तो एक डाई को रोल करोगे दिया तो 1 से 6 तक आ सकता है। अगर पॉइंट पे टेल आया तो तुमने डाइस, पेयर ऑफ डाइस को रोल किया, ये आया। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। वाई क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस और डाई, है ना। सो डाई पे अगर खुद ही वो नंबर होगा। सो पहले बताओ वाई की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 1 to 12। हाँ, तो ना 1 हो सकता है, 2 मतलब 1 से लेके 12 तक। ओके, अब तुम क्या कर सकते हो, जैसे नॉर्मल मेथड से मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ये भी यूज करूंगा अभी सेकेंड मेथड में। पहले हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले किए हैं तो ये मुश्किल नहीं है। फिर क्या करना होगा तुम्हें, अब हर पॉइंट पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। और ये हम कर सकते हैं। A1 सम 1 कब होगा, तो एक ही आउटकम है ना, तो मतलब वो हेड आया होगा पहले, और हेड के बाद फिर मतलब x बराबर 1, मतलब डाई पे 1 कब आएगा, जब पहले हेड आया होगा और हेड के बाद फिर डाई पे 1 आया होगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ और डाई पे 1 आने की 1/6। अच्छा, x बराबर 2 कब होगा, उसमें दो तरीके हैं। एक तो पॉइंट पे हेड आया होगा फिर डायरेक्टली डाई पे 2 आ जाए, या 1 आया हो, है ना। सो 1 आने का क्या चांस है, तो 1 पे टेल आया होगा और 1 इज 1 आउट ऑफ 36। आर यू गेटिंग हाउ आई एम फाइंडिंग? सो Yes। ठीक है ना, सब लोगों को समझ आ रहा होगा कि सिंगल डाई भी है और डबल डाई भी है, पेयर भी है। तो तुम्हें दोनों तरीके से सोचना है। x बराबर 3, तो हो सकता है एक तो हेड आया हो और उस पर 3 आ गया हो, या टेल आने के बाद सम 3 हो गया हो। तो सम 3 हो गया हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचो 1 2 2 1, देयर आर 2 आउटकम्स आउट ऑफ 36। एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, है ना। लाइक प्रोबेबिलिटी x बराबर 4, तो फिर से वही है 1/2 1/6, मतलब हेड आया, हेड के बाद 4 आ गया सिंगल डाई पे, या और you get tail, and on tail sum is 4, so sum is 4 is 1 3 3 1 2 2, so there are 3 out of 36। फिर ये x है या y है? अच्छा, मैं किसका निकाल रहा वाई हूँ? वाई है। अच्छा अच्छा, हाँ वो मैंने मिस्टेक किया। सो x नहीं है वो y, ठीक है, y का निकाल रहे हैं। एंड देन ऐसे ही मतलब सब पे फाइंड कर लेंगे। y बराबर 5, तो 1/2 हेड का और 1 डाई पे आने का 1/6, 1/2 टेल का, सम 5 होने का क्या चांस है, 1 4 4 1 3 2 2 3, देयर आर 4 आउटकम्स out of 36, and probability at y is equal to 6, so head and then getting 6 or tail getting some 6, so ये 5 आउटकम्स होगा out of 36। 5 कौन से होंगे, 4 2 2 4 1 5 5 1 3 3। ओके, नाउ कम टू y is equal to 7। अब y is equal to 7 है तो सिंगल डाई का चांस खत्म हो गया, मतलब हेड तो नहीं आया होगा, कि हेड आएगा तो 7 हो ही नहीं सकता डाई पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल and after tail probability sum of getting 7, so there are 6 outcome out of 36, है ना। क्योंकि वो क्या होगा 1 6 6 1 4 3 3 3 4 5 2 2 5, and now probability at 8, so getting tail and then sum 8 कितना हो गया, यहाँ से डिक्रीज हो जाता है नहीं, तो ये होगा देयर आर 7 आउटकम्स, नहीं ये होगा यहाँ तक जाएगा क्योंकि 8 है ना, 6 2 2 6 हाँ हाँ 5 3 3 5 4 4। चेक करो कितना आएगा, 7 होंगे क्या, 6 2 2 6 5 3 3 5 4 4, और कोई चांस है? ओके, तो मैंने फिर यहाँ से कितना 5 होगा, यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। 5 होगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो देयर आर नो मोर पॉसिबिलिटीज, है ना। 1 7 नहीं हो सकता वो, सॉरी हाँ, तो 1 7 है ना, इज नॉट, सॉरी 10, ठीक है। अब घटना शुरू हो जाएगा 5, then probability at 9 to getting 12, and 9 is 4/36, probability y is 10, 12 3/36, ठीक है। probability y is 11, 1/2 and then 2/36, and probability at 12, so 1/2 and 1/36। तो हमने क्या किया, ईच पॉइंट पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो अब आप इजिली मीन फाइंड कर सकते हैं
तो ये एक तरीका है कि ई वाई, मतलब इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या कोई इजियर भी है क्या। जैसे मैं जो करना शुरू किया था वो मुझे डिफिकल्ट लगा, बट हो सकता है कुछ टाइम देने के बाद कोई आसान तरीका आ जाए, है ना। डिस्क्रीट है यहाँ पे, तो y टाइम प्रोबेबिलिटी एट y, और हमने हर पॉइंट पे y कैन टेक वैल्यू 1 to 12। सो हमने हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है, तो अब आसान हो गया, इसको ओपन कर लो, है ना। सो 1 into प्रोबेबिलिटी एट 1, 2 into प्रोबेबिलिटी एट 2, एंड सो ऑन टिल 12 into probability at 12. So this can be done directly इस तरीके से। देखो तो ये तरीका तुम लोगों को पहले से पता है। Okay, so a coin is tossed, you can get head or tail. If head comes, 1 die is rolled. If tail comes, then 2 dice are rolled. And y is the total on the die or dice. So what is the expected value of y? Okay, अब दूसरा तरीका है, हम इसको यूज करते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का। So what is the expected value of y? ठीक है जी। तो सेकेंड वे क्या हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ, आंसर तो वही रहेगा, और तुम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, करके देख लो। तो आंसर तो सेम ही रहेगा आई थिंक, फिर भी थोड़ा सा वर्क करो, कैलकुलेटर यूज करो चाहो तो। हाफ तो कॉमन ले सकते हो सब में, तो हाफ यू कैन टेक आउट, बाकी मल्टीप्लाई करो, करके देखो सब लोग, कैलकुलेट करो, करना ही पड़ेगा। देखते हैं आंसर क्या होता है, दूसरे तरीके से आते हैं क्या वो मैच करता ही नहीं करता है ना, ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो एवरीवन डू ऑन योर नोटबुक, सो कैलकुलेट करो एंड देन बताओ। मेनली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, किस पॉइंट पे कितना मास है। हाँ सेम ही रहेगा आई थिंक, कि हाफ कॉमन ले लो एंड देन अरे जी। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ और नहीं होगा, जैसा क्या है ना, 1 इंटू इसका आया था 1/2 इंटू 1/6, ऐसे 2 इंटू इसका आया था 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/36,
ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। 12 टाइम 12 पे आया था 1/2 इंटू 1/36, ठीक है ना। हाँ, तो फाइनली मैं बता देता हूँ आंसर जो आएगा सही में आएगा, मैं देख लिया। सो इट इज, तुम 1/2 कॉमन ले लो चाहो तो, एंड फाइनली यू विल गेट 378/72। तुम कैलकुलेट करोगे कि आंसर आएगा 5.25। अब सेकेंड वे है, हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन यूज करें। ठीक है, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के लिए क्या चाहिए, देखो इसमें था कि एक क्वाइन है यहाँ पे मेरे पास और डाई वाला केस है, तो वाई तो दे दिया है डाई के केस में कि टोटल नंबर ऑफ डाई और डाइस, और व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। एक्स मैं क्या ले सकता हूँ कि एक्स यू कैन टेक नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि क्वाइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ हेड्स अगर 0 है मतलब टेल आया, नंबर ऑफ हेड अगर 1 है मतलब हेड आया, है ना। सो सेकेंड वे वी कैन डू, y is given sum on the die or dice, ठीक है। x I defined number of heads on coin, okay, so x can take value either 0 or 1, मतलब no head means tail आया और 1 head मतलब head आया, ओके। और मुझे क्या निकालना है, we have to find expectation of y। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हम क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ तो इसमें मैं लिख रहा हूँ ई ऑफ वाई गिवन एक्स, है ना। अब हमें सोचना पड़ेगा वाई गिवन एक्स के बारे में। तो ये बताओ, जैसे एक्स की दो वैल्यूज हैं, तो तुमने टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या था कि उसमें पार्टीशंस होते थे सैंपल स्पेस के, है ना। जैसे इधर लिखूं, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या था कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, है ना, आई फ्रॉम 1 to n, जो भी था उस तरीके से। मतलब सैंपल स्पेस के इन पार्टीशंस थे E1 इंटू ई एन, और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो E1 अकर होने का क्या चांस है, और अगर E1 अकर होता है या ई आई अकर होता है तो ए होने का क्या चांस है उस केस में। तो सिमिलर यहाँ पे हम उस तरह से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि y गिवन x डायरेक्टली तुम सोच सकते हो कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x। यहाँ अगर सोचना चाहो कि y गिवन x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे देखो y गिवन x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो y क्या है, सम ऑन द डाई, है ना, डाइस। तो x पे एक्चुअली पार्टीशन है, द x पे पार्टीशन है, मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यूज, x कैन बी 0 और कैन बी 1। और डायरेक्टली तुम कैसे सोच सकते हो अगर चाहो तो, सो लाइक अगर तुम सेपरेटली सोचो, x अगर 0 है तो क्या होगा, मतलब x 0 का मतलब है टेल आया। अच्छा, तो पहले मैंने टेल का ही जिक्र कर लिया ना, तो हेड आने पे क्या था हमारे पास कि हम एक डाई को रोल करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं तो इसको हम नंबर ऑफ टेल्स कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेल्स कर दिए, तो अब x बराबर 0 का मतलब हो गया हेड आया, मतलब हेड इसलिए पहले एक डाई का केस करना चाहते हैं, और y है नंबर ऑन द डाई, तो ये क्या बाइनोमियल फॉलो करेगा, या डायरेक्टली भी कर सकते हो यार, इसमें क्या है, डिस्क्रीट ही तो है। तो y के डिफरेंट वैल्यूज पे काउंट कर लो प्रोबेबिलिटी, जैसे कल पूछ रहा था ना वो कि टेबल से कैसे करेंगे, तो उसमें वही था हर पॉइंट पे देखना पड़ेगा, तो यहाँ भी ऐसे ही है, जब y 1 है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, y 2 है तो क्या प्रोबेबिलिटी है। x 0 क्या फिक्स कर दिया कि एक ही डाई, मतलब एक ही डाई को हमने रोल किया है, हाँ, x बराबर 0, तो उस केस में y की क्या प्रोबेबिलिटी है तुम फाइंड कर सकते हो, y बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब ये बोल रहा हूँ y बराबर 1 गिवन x बराबर 0, x बराबर 0 ये बता रहा है कि एक ही डाई को रोल किया, और y है नंबर ऑन द डाई, तो एक आने का 1/6, y की वैल्यू 2 गिवन x बराबर 0, तो ये भी 1/6, है ना। तो इस तरीके से ये स्टोरी चलेगी 6 तक, क्योंकि x 0 है, y बराबर
6 गिवन x बराबर 0, तो ये 1/6। 7 लोगे तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी क्योंकि डाई पे 7 आता नहीं। और दूसरा केस है y गिवन x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ x इक्वल टू का क्या मतलब है कि हमने एक लिया नंबर ऑफ टेल्स, सो मतलब नंबर ऑफ टेल इज 1, मतलब टेल आया तुमने पेयर ऑफ डाइस को रोल किया, और पेयर ऑफ डाइस को रोल किया तो y है सम, तो सम इट कैन बी 2 से स्टार्ट होगा यहाँ पे एक्चुअली, है ना, सम 1 तो हो नहीं सकता, तो 2 से लेकर 12 तक जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। चीजें वही है बट इनडायरेक्टली हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब वही है, तो मुझे लगता है वही चीजें कर रहे हैं यहाँ भी हम, सेम ही है। जैसे इसको तुम क्या कर सकते हो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, हमें x पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग x इज इक्वल टू 0 इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 0। मैं इस वाले फॉर्मूले ब्रेक कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल समझ आए, प्लस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग x इज इक्वल टू 1 इनटू एक्सपेक्टेशन y गिवन x इज इक्वल टू 1। अब तुम इसको ब्रेक करोगे तो चीजें वही है, मुझे लगता है वो मेथड ज्यादा आसान मुझे लगा, क्योंकि इतना एग्जाम हॉल में सोचना मुश्किल है, तो कर सकते हो। सो लाइक x बराबर 0 मतलब क्वाइन पे टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 1 पे इस तरह प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सर इसमें अगर टेबल बना देंगे तो डायरेक्ट दिख जाएगा ना? हाँ, मतलब उस तरह से कर सकते हो टेबल से कि एक्स वाई की वैल्यू, हाँ मतलब जैसे राइट, सही कह रहे हो, जैसे इस तरह से तुम कर सकते हो, एक्स की वैल्यू दो ही पॉसिबल वैल्यू, मान लो एक्स इधर ले लिया 0 1 और वाई इधर ले लो, है ना, हाँ ठीक है, वाई कैन टेक, तुम 1 से लेकर 12 तक चले जाओ और प्रोबेबिलिटी लिख लो तो इजीली हो जाएगा, राइट। इस तरीके से ये टेबल बना लो, y की वैल्यू 1 2 3 12 तक जा सकता है, और x है 0 या 1, अब उस पर प्रोबेबिलिटी निकाल लो, x 0 y 1, तो x 0 का मतलब है एक डाई या दो डाई, x 0 का मतलब एक डाई, x 1 का मतलब 2 डाइस, तो 2 डाइस पे सम का प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख लो, एक डाइस पे सम का प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख लो, ठीक है, उससे इजीली दिख जाएगा, हाँ टेबल बना के, तो ये इजीली दिख जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी है, इसलिए वही कर रहा है अभी हाफ। अब वही y के डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लो, है ना, तो y 1 है, अच्छा ई ऑफ है ना, ये फॉर्मूला यूज करें ना। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, व्हाट इज वाई, सो वाई तुम्हारा था टोटल नंबर ऑन द डाई, ठीक है, सो हाफ इंटू दिस, एक मिनट, तो यहाँ थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, 0 इंटू दिस, ब्रेक करना पड़ेगा उस तरीके से, वही चीजें हैं, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर रहा है, तो तुम्हें एक्सपेक्टेशन पहले इसका निकालना है ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो लाइक दे हैव रिटन हाँ हाफ इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स होगा 0, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन हम एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एक्स बराबर 0 है, क्या चांस है, एंड देन ये देख रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी एट एक्स बराबर दिस नंबर इनटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स बराबर 0 एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स बराबर 1 इनटू दिस नंबर, सो प्रोबेबिलिटी वाई गिवन एक्स इक्वल टू ये होगा, क्योंकि ये बाहर वाला एक्सपेक्टेशन ओपन कर रहे हैं हम। तो ये मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना ऐसे ऊपर करना, तो क्यों, हम जो आसान हमें लगेगा हम उस तरीके से करेंगे, है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि दोनों ऑप्शन है, लेकिन जरूरी तुम्हें जो बेटर लगता है यू फॉलो दैट, इस तरीके से है। एंड नाउ ये हाफ है, अब इसकी निकाल लो, है ना, 1 पे 1/6, 2 पे 1/6, ठीक है ना, 3 पे 1/6, 6 पे 1/6, ये हो गया, और हाफ बाहर है इसका। अब y की डिफरेंट वैल्यूज, सो 1 पे तो 0 था, मतलब y की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती है, 2 से स्टार्ट होगी, 2 फिर 1/36, फिर 3 2/36, इस तरह जाते जाओ, है ना, 12 फिर लास्ट में 1/36 ही आ जाता है, देन यू सिंप्लीफाई दैट, तो उससे भी आंसर वही चीजें आएंगी एट लास्ट, या टेबल बनाए कर लो तो वही है, मतलब वो तुम्हें देखना है, तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद को कन्विंस करना है कि तुम्हें किस तरीके से इजी लगता है ना, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है किसी चीज को मेथड का, तुम्हें अपने तरीके से सोचना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ उसको, तो आंसर फिर भी सेम रहेगा, उस तरीके से करो, इस तरीके से करो, या आसान था कि तुम टेबल बना लो, ये बहुत इजी था।
कि हमने उतना ऊपर लिखा था, सो यू कैन डू दिस, है ना, 1 2 3 अप टू 12 एंड 0 1। तो क्या होगा, अगर मैं लिख टेबल बना दूँ तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से मान। सो यू कैन मेक द टेबल, देन शायद आसानी से कर दो। तो x 0 है, मतलब एक बार टॉस किया तो 1 आने के 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 है ना, फिर ये सारे जीरो हो जाएंगे, ये होगा ना इस तरीके से। और मतलब फिर वही चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग तुम फाइंड कर लो। और यहाँ फिर 1/36, सॉरी 1 पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x1 का मतलब है 2 पेयर पे टॉस किया, y1 का मतलब है सम, तो सम 1 तो हो नहीं सकता। फिर यहाँ 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 और 6/36, फिर यहाँ वापस हो जाता है 5/36 4/36। तो यहाँ से इसलिए दिख जाएगा, ये वही चीज़ है जो यहाँ हमने लिखा है, ये वाली चीज़, तो यहाँ हमने अलग अलग लिखा है, वहाँ एक साथ लिख दिया। तो उस तरीके से यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये मेथड ज़्यादा आसान है, ठीक है, इससे तुम कर लेना अगर इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं तो। और ये हमने पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला हुआ है, आज मीन फाइंड कर रहे थे, मीन आज मीन था, डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले फाइंड किए हुए हैं, तो यू नो हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ ना कोई रैंडम वेरिएबल। ओके, तो आगे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये है एक रिजल्ट है एक्चुअली, तो इसकी बात करते हैं। तो दिस इज द थ्योरम, और आगे की चीज़ें इसी पे बेस्ड है। मतलब ये प्रॉपर्टीज हो गया कंडीशनल एक्सपेक्टेशन जो मैं लिख रहा हूँ, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। सो व्हाट इट इज सेइंग कि let x and y be the two random variable with mean mu x and mu y and standard deviation sigma x and sigma y। देखो मैं लिखता हूँ, so result is let x and y be two random variables with means, ठीक है, मीन जो होगा mu x and mu y, ठीक है, and स्टैंडर्ड डेविएशन वो जो है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो क्वेश्चन है, और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन था कि एक्स वाई आर टू रैंडम वेरिएबल, मीन म्यू एक्स म्यू वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स सिग्मा स्क्वायर वाई, एंड यू हैव आल्सो गिवन इन्फॉर्मेशन इफ, दिस इज गिवन, सो इफ द conditional expectation, okay, so if the conditional expectation of y, ठीक है, given capital X is equal to small x, ठीक है, is linear in x, अगर ऐसा है तब, ठीक है, तुम्हें ये पहले से इंफॉर्मेशन हो तुम्हारे पास कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y given x is linear in x, then in that case, then conditional expectation will be of the form, so it will be of the form mean of y plus rho times, rho is correlation coefficient, sigma y upon sigma x और x minus mu x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देख के मुझे कोई याद आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में तुम्हें अगर याद हो 2 पॉइंट फॉर्म है ना, y minus y naught is equal to m into x minus x naught, मतलब पॉइंट स्लो फॉर्म इन स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा। एनीवे तुम्हें जैसे ही याद रहता है। तो ये मैं बोल रहा है कि अगर इफ, है ना, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x लीनियर x में, देन यू विल गेट लाइक दिस। तो इसको मैं प्रूव करता हूँ, तो शायद बेटर समझ आएगा कि कैसे आया ये म्यू वाई। तो म्यू वाई इज अ नंबर, ठीक है ना, ये सब भी नंबर है, यहाँ वेरिएबल x है, x गिवन है, तुम्हें पता है कि क्या होता है
दिस कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि वाई का मीन निकाल रहे हैं और गिवन है एक्स, तो एक्स के टर्म में कुछ आएगा, तो एक्स के टर्म में ये होगा अगर लीनियर पता है तो। ओके, सो मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। सो प्रूफ इज व्हाट, तुम्हें क्या गिवन है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें गिवन है कि जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन y का गिवन x इज लीनियर इन x, तो बताओ व्हाट इज द लीनियर फंक्शन इन x, लीनियर फंक्शन इन x, x plus b। ax प्लस बी, ठीक है, सिंपल। लीनियर फंक्शन इन x इज दिस ax प्लस बी। तो हमें इन्होंने बोला है कि इफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, मतलब दिस इज लीनियर इन x, ये गिवन है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ax प्लस बी, और मुझे प्रूफ करना है कि ये वाली चीज ऐसी आएगी। तो इसका मतलब ये है अब कि मुझे स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में, मतलब मुझे स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट के टर्म में। अच्छा, वेयर, यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर दिस रो इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, ठीक है, या ऑफ एक्स वाई, ऑफ एक्स वाई। ओके, तो अब यहाँ से काम क्या है हमारा कि हमें स्मॉल a स्मॉल b फाइंड करना है यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। तो मुझे मेरे पास मीन पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता है, तो इसके टर्म में निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू, अगर मैं दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दूं तो क्या होगा, सो वी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना, तो एक वो भी तरीका है या डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी ई एक्स मुझे पता नहीं है ना, तो उस केस में प्रॉब्लम, ई एक्स इज म्यू ना। ओके, देखो मैंने क्या कहा था, ये गिवन एक्स है, अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहो तो यू कैन राइट दिस एज दिस, नो प्रॉब्लम, ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से, ठीक है, अभी के लिए, मतलब ताकि हम रिजल्ट लिख सके। अगर यहाँ गिवन एक्स कर दोगे तो यहाँ स्मॉल एक्स आ जाएगा, फाइन। तो अगर ऐसे लिखना चाहो तो यू कैन राइट लाइक दिस। So you take expectation both side with respect to x, क्या होता है करके देखो। So what you will get, you take expectation both side, so expectation of ax plus b, ये आ गया ना। So इसका तो फॉर्मूला मुझे पता है कि दिस इज ई वाई एंड दिस इज a टाइम ई एक्स प्लस बी, ठीक है जी, तो मतलब ई वाई इज व्हाट, म्यू वाई a टाइम म्यू एक्स प्लस बी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो मुझे क्या करना था, देखो तुम्हें पता है ना कि यहाँ मेरे पास ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारा एम है व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। तो कैसे किसी तरीके से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है म्यू और सिग्मा और रो के टर्म में। तो मैंने दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दिया, तो इससे मुझे ये रिजल्ट मिल गया, एक रिलेशन आ गया, एक और रिलेशन आ जाएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि दो अननोन है तो दो रिलेशन काफी है सॉल्व करने के लिए। सो वी नीड टू फाइंड वन मोर रिलेशन, तो ये रिलेशन ठीक है, मैंने इतना फाइंड कर लिया, म्यू वाई इज इक्वल टू ए टाइम म्यू एक्स प्लस बी। हाँ, अब क्या करें, अब एक और रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोवेरिएंस यूज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि है ना वो इन्वॉल्व कैसे होगा इसके टर्म में। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ, सो हमारे पास अब क्या है, कैन टेक द डेफिनेशन। ओके,
देखो तो हम क्या करते हैं, अब जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन था वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। तो गिवन था ई ऑफ y गिवन x, ठीक है, ax प्लस b था। सो ई ऑफ y गिवन x, दिस वाज ax प्लस b, ये मुझे गिवन है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी तो हमने मीन लिए थे, अब यहाँ वो मीन तो नहीं लेंगे, अब कुछ और करेंगे। तो इसको डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, y टाइम f ऑफ y गिवन x dy इज इक्वल टू ax प्लस b। कंडीशनल जो तुम्हें दिख रहा है पीडीएफ, उसको ओपन कर लो। तो माइनस ये प्रूफ थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें प्रूफ वैसे हो, है ना। तुम अगर प्रूफ, तुम्हें बहुत सारे प्रूफ किए होंगे, देखा होगा कि जो लोग प्रूफ करते हैं वो है ना अपने तरीके से करते हैं। तो अब यहाँ कहता है कैसे, ऐसा क्यों किए। तो तुम अगर बहुत टाइम दोगे तो यू विल ऑल्सो जनरेट न्यू प्रूफ, है ना। मतलब जैसे पीएचडी में क्या करते हैं लोग, यही करते हैं, जो अनप्रूव्ड थिंग है उसको प्रूव करते हैं, तो काफी टाइम देते हैं। जैसे हम जो कर रहे हैं कि क्या है, किसी ने प्रूव किया है, हम उसको कॉपी कर रहे हैं, ऐसा है। सो तो कुछ प्रूफ्स है ना इजी होते हैं, तुम देखा हो कुछ प्रूफ्स तो तुम्हें स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, अच्छा तो ये करना था इसमें। तो कैसे पता चलता है, सो जिन्होंने काफी टाइम दिया तो उन्होंने पहले उस चीज को खोजा है, देन वी आर फॉलोइंग दैट। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, मेन समझना है, तो अगर समझ आ रहा है ठीक है, जहाँ में प्रूफ नहीं आ रहा लेकिन समझने के जरूरी है। सो इट्स ए एक्स प्लस बी। अब ये जो तुम्हारा मार्जिनल एक्स का है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में है। तुम इसको बाहर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। तो तुम इसको बाहर कर सकते हो, 1/f(x) ऑफ एक्स, है ना, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाई टाइम ज्वाइंट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस इन्फिनिटी वाई टाइम एफ ऑफ एफ वाई डी वाई। तो यहाँ होगा ए एक्स प्लस बी टाइम्स मार्जिनल ऑफ एक्स, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। अब फिर से क्या करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट आई एम टेइंग, यू मल्टीप्लाई बोथ साइड एक्स। अभी इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में है, तो एक्स तुम इंटीग्रेशन के, है ना, इनसाइड इंटीग्रेशन यू कैन टेक और आउटसाइड इंटीग्रेशन यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक्स इज लाइक अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ होगा एक्स टाइम ए एक्स प्लस बी एफ एक्स ऑफ वाई, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मुझे ये बताओ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकता हूँ। अच्छा अभी प्रॉब्लम होगी ना, तो अभी इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं लिख सकते ना, एक ही इंटीग्रेशन, अगर दो होगा तो काम हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, वी इंटीग्रेट नाउ, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। मतलब ये एज इट इज जो चीजें हैं उसको ऐसे ही रखो, अब तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जो पहले से था वो तो है ही, एक dx एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेट किया हमने। यहाँ भी जो पहले से है वो ऐसे लिखना है, सो एक्स टाइम ए एक्स प्लस बी एफ एक्स ऑफ, एक मिनट यहाँ मैंने थोड़ा गलत कर दिया, एफ एक्स ऑफ एक्स था, है ना, तो एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तुम इस चीज को लिख सकते हो, अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा क्या किया है, देख कैसे समझ जाओगे क्या किया है, लिख सकते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब तुम लेफ्ट साइड को क्या लिख पाओगे बताओ, व्हाट इज लेफ्ट साइड। देखो ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, है ना, x इंटू वाई इंटू ज्वाइंट पीडीएफ। सो दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। एंड राइट साइड को थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो अभी थोड़ा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर टाइम एफ एक्स एक्स प्लस बी एक्स टाइम एफ एक्स एक्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट ओपन किया। तो अब क्या मिलेगा, यहाँ से आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ओपन कर लो ब्रैकेट, सो ए टाइम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स प्लस बी टाइम इंटीग्रेशन एक्स टाइम एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स डी एक्स।
अब राइट साइड को भी हम लिख सकते हैं एज अ फॉर्मूला के टर्म में। सो ई ऑफ एक्स वाई ए टाइम, अब दिख रहा होगा इसको क्या लिखूं मैं, ई एक्स स्क्वायर Yes. बी, और ऐसे ही ये आपको दिख रहा होगा दिस इज ई एक्स। अच्छा, तो अब मेरे पास दूसरा रिलेशन आ गया, एक तो हमने पहले फाइंड किया था, दिस वाज द फर्स्ट रिलेशन ए बी में, अब मैंने दूसरा रिलेशन निकाल लिया। सो नाउ वी गॉट दैट ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए टाइम ई एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम ई एक्स। तो ई एक्स को तो मैं म्यू एक्स भी लिख सकता हूँ, म्यू एक्स। सो दिस इज द सेकेंड रिलेशन, और हमारे पास दो अननोन है, दो रिलेशन आ गया, तो इसका मतलब है वहां था म्यू वाई इज इक्वल टू ए टाइम म्यू एक्स प्लस बी। दिस वाज द फर्स्ट, म्यू वाई इज ए टाइम म्यू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो दो टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, यू कैन सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी तुम्हें आता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सबको आता होगा। क्या करें, चलो एलिमिनेट कर लेते हैं, दूसरे इक्वेशन से बी निकाल कर पहले वाले में पुट कर दो। तो दूसरे इक्वेशन से बी फाइंड करेंगे, म्यू वाई, सर हाँ फर्स्ट वाले में म्यू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ओके, फर्स्ट वाले या दूसरे वाले में म्यू एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले में, चलो मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलो हम क्या करते हैं, जो हाँ सॉरी फर्स्ट वाले में, हाँ मतलब मैं बाद में लिखा है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम म्यू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो म्यू एक्स म्यू वाई ए टाइम म्यू एक्स स्क्वायर बी टाइम म्यू एक्स, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन अगेन, फर्स्ट को ही हमने बस म्यू एक्स मल्टीप्लाई किया। नाउ यू सब्ट्रैक्ट, राइट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लो, तो यहाँ होगा ई एक्स वाई माइनस म्यू एक्स म्यू वाई इज इक्वल टू, ये वाले टर्म बी वाले टर्म कैंसिल, ए कॉमन ले लो, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में क्या लिख सकता हूँ, यह ई एक्स वाई ई एक्स, तो दिस इज द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, एंड राइट साइड में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेशन है वेरिएंस, सो वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर लिख देते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे ए मिल गया, ए मेरे पास आया कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ओके ए मिल गया। अब बी की बात करते हैं, सो व्हाट इज बी, तो बी हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल पाएंगे, यहाँ से म्यू वाई माइनस ए म्यू एक्स, है ना, बी इज म्यू वाई माइनस ए म्यू एक्स। अच्छा, ए को थोड़ा सा हम अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व करना है, तो हम ऐसा करते हैं, कोवेरिएंस एक्स वाई है ही सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा उसको बैलेंस कर देते हैं सिग्मा एक्स, मतलब इसी चीज को मैंने दूसरे टर्म में लिखा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए को ही, सो ये आप देख रहे होंगे, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस एक्स का रूट वेरिएंस वाई का रूट, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो, है ना, आर सिग्मा वाई बाई 2। हाँ ठीक है ना, सो रो से नोट किया, तो ए आ गया, अब बी निकाल लो, तो बी क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अप्लाई, बी इज नथिंग बट म्यू वाई माइनस ए म्यू एक्स, सो म्यू वाई माइनस ए म्यू एक्स, सो म्यू वाई एज इट इज, मतलब मीन ऑफ वाई ए टाइम, ए हमारे पास ये है रो टाइम सिग्मा वाई सिग्मा एक्स एंड म्यू एक्स, ठीक है। सो फाइनली वी हैव, अब इसको पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिला। सो हमें ए पता है और हमें बी पता है, हमने स्टार्ट किया था, हमें गिवन था एक्सपेक्टेशन ऑफ, कहाँ से स्टार्ट किए थे, वाई गिवन, हाँ वाई गिवन एक्स, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, वो हमें पता था ए एक्स प्लस बी, और हमारा एम था ए बी निकालना, जो कि हमने फाइंड कर लिया है, अब पुट कर देते हैं। सो ई ऑफ वाई गिवन एक्स, सो ए की वैल्यू आई है रो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स टाइम एक्स प्लस
बी की वैल्यू आई है म्यू वाई माइनस रो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स टाइम म्यू एक्स। अब हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें और इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। तो ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो म्यू वाई प्लस आगे लिख देते हैं, तो ये टर्म पहले लिख दिया। अब उसमें क्या कॉमन लो, रो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड यू आर लेफ्ट विथ एक्स माइनस म्यू एक्स। तो यही मुझे डिराइव करना था, तो वी डिराइव द फॉर्मूला। तो ये आपको भी याद रखना है क्या ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हुआ कि इफ you have given that conditional expectation of y given x is linear in x, then you can write it as mu y plus rho time rho sigma y upon sigma x into x minus mu x. Similarly, इसी का कंसिक्वेंस ऐसा हो सकता है expectation of x given y is equal to y. So if you have given that this is linear in y, if it is given, so ऐसा लिख देता हूं मैं, this is linear in y if you have given, then you can write it as according to the last formula na. So let's write that e of x given y is equal to y. तो बस मैंने क्या किया है, xy को इंटरचेंज किया है, यहाँ जो xy है वो इंटरचेंज हो गया, तो यहाँ हो जाएगा म्यू x प्लस रो टाइम सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस म्यू y। ठीक है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया। ये दोनों फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर ये गिवन है कि दिस इज लीनियर इन एक्स, देन सो यू कैन नोट इट। चार्जिंग ऑन कर देता हूं। ओके जी, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड नाउ इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है। यहाँ तुम देखना, जैसे हम क्या करें, ई ऑफ वाई गिवन एक्स है, तो वाई ऊपर चल रहा है ना, म्यू वाई सिग्मा वाई, और यहाँ सिग्मा एक्स नीचे है, यहाँ एक्स माइनस म्यू एक्स, यहाँ एक्स गिवन वाई है, दूसरा वाई माइनस म्यू वाई है। तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल करते हैं। तो क्वेश्चन है, सपोज एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल विथ e of y given x. So suppose e of y given x, ठीक है। So this is given to you as minus x plus 3 and e of x given y is minus 1 by 4y plus 5. Then question is, what is the correlation coefficient? What is the correlation coefficient of xy? ठीक है, तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है आपसे कि what is rho, but I may ask you what is mu x, what is mu y, है ना। So you find all this, what is mu x, what is mu y and what is rho, है ना। बताओ। सो पीछे वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर देखो, यू अप्लाई दिस टू रिलेशन, कंपेयर कर दो। क्योंकि देखो तुम्हें दे रखा है कि ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज लीनियर इन एक्स, वो माइनस एक्स प्लस 3 क्या है, लीनियर इन एक्स है, और माइनस 1 बाई 4 वाई प्लस 5 क्या है, लीनियर इन वाई है। सो यू हैव ऑलरेडी गिवन इट इज लीनियर, सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब उससे कंपेयर कर दो, कंपेयर करके ट्राई करो फाइंड करने की वैल्यू। और दो ही रिलेशन है, मैं 3 चीजें पूछ लिया मैंने, देखते हैं। तो इसमें तो बस रो पूछा है तुमसे, क्वेश्चन है क्या हम ई एक्स ई वाई निकाल पाएंगे।
ट्राई करके देखो, बस कंपेयर करना है तुम्हें, ठीक है ना। जो राइट साइड है, राइट साइड ऐसे कंपेयर करो फॉर्मूला के साथ, देन कंपेयर कर लो टर्म्स को। And, टू बराबर प्लस माइनस 1/2। लेकिन प्लस या माइनस दोनों आंसर होगा क्या? हाउ विल यू डिसाइड? It's ओके देखो इजी है, मतलब रो सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है मैंने, म्यूक्स में अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, तो हो सकता है ये फाइंड करना। सर नेगेटिव होगा। ओके ठीक है। सो यहाँ देखो हम यहीं पे कर लेता हूँ मैं, ई ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू एक्स, दिस वी हैव गिवन -6+3, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि इफ इट इज लिनियर देन आई कैन राइट इट एज y गिवन x है तो म्यू y प्लस रो टाइम सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ x, सो x माइनस म्यू x। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा ओपन करोगे तो मेनली क्या, x का कोएफिशिएंट तुम्हें कंपेयर करना है। सो -x+3 रो टाइम सिग्मा y अपॉन सिग्मा x टाइम x प्लस बाकी क्या बचेगा, म्यू y माइनस रो टाइम सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू म्यू x। तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ, ठीक है। तो इफ यू कंपेयर बोथ साइड देन x का कोएफिशिएंट है -1 और यहाँ x का कोएफिशिएंट है दिस क्वांटिटी, सो रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x है ना, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, एक ये रिलेशन आता है। सिमिलरली दूसरा रिलेशन, पहले रो निकाल लेता हूँ फिर बाद में म्यू के बारे में सोचते हैं। तो यू कैन राइट इट एज जैसे म्यू y माइनस, इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू होगी 3, कंपेयरिंग बोथ साइड, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट है ना। सो म्यू y माइनस रो टाइम सिग्मा y अपॉन सिग्मा x म्यू x, दिस यू विल गेट एज 3। ठीक है, ये भी एक रिलेशन आ गया। नाउ फॉर द सेकेंड थिंग x गिवन y, so e of x given y is equal to y, तो ये है -1/4y plus 5, और according to formula we know since it is a linear in y, so we can write mu x plus rho time sigma x upon sigma y, और ये given y है, यहाँ y का फंक्शन होगा। now again you compare, तो कंपेयर करूँगा डायरेक्टली लेता हूँ मैं, रो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, coefficient is -1/4, one thing you will get this, and mu x minus rho sigma x upon sigma y into mu y, this you will get as 5, the second relation। तो अभी पहले रो पे फोकस करते हैं, this one and this one you use, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वेशनों का। क्यों मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ रो y अपॉन रो x है, सॉरी सिग्मा y अपॉन सिग्मा x है, यहाँ सिग्मा x अपॉन सिग्मा y है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे हो जाएगा ना, मतलब रो टाइम सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू रो टाइम सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, और वहाँ था -1 और ये है इंटू -1, तो फाइनली है ना, so this cancelled with this, so rho square is 1/4, so rho can be plus minus 1/4, but you have to decide। मान लो एग्जाम में अगर ऑप्शन है प्लस माइनस दोनों, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा प्लस या माइनस, तो इसी को देख लो, किसी एक को देख लो। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो यस इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो रो कोई नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, इसीलिए तो यस इसीलिए मैंने हाँ, सिंस
this sigma x is positive and sigma y is positive, then rho has to be negative. Why? Because of product, है ना. यहाँ देखो ये प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता, दूसरे को ही नेगेटिव होना पड़ेगा. So rho has to be negative. So that's why rho has to be -1/2. Yeah, तो ये करेक्ट आंसर. अच्छा, अब म्यू एक्स म्यू वाई निकाल पाएंगे क्या? क्वेश्चन ये है, मतलब ऐसे ही मैंने लिख दिया है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है फाइंड करना? यस सर, नहीं जाएगा। है ना, क्योंकि ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर सकते हैं, ये वैल्यू मुझे पता है और ये वैल्यू मुझे पता है, यस तो ये एलिमिनेट हो गया. अब म्यू वाई म्यू एक्स में रिलेशन आ गया, तो इज इज पॉसिबल टू फाइंड, है ना. तो इसको पुट कर लो, जैसे मान लो इसको पुट कर लो -1, तो यहाँ से रिलेशन ये वाला चीज मैं लिख सकता हूँ म्यू वाई प्लस म्यू एक्स बराबर 3. ठीक है, क्योंकि ये -1 रख दिया, तो माइनस प्लस बना दिया. और यहाँ वाला इसी को लिखोगे रीराइट, तो इसकी वैल्यू -1/4 है, तो म्यू एक्स प्लस 1/4 म्यू वाई इट इज 5. अब देखो तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स. अननोन्स मेरा मतलब है म्यू एक्स म्यू वाई. अब इसको सॉल्व करके फाइंड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. मान लो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 बोलता है, तो 3 में 4 घटा लो या 4 में 3 घटा, 3 में 4 घटाओ तो म्यू वाई कैन सॉरी म्यू एक्स कैंसिल. ठीक है ना. तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 विल इम्प्लाई दैट म्यू एक्स कैंसिल, म्यू वाई -1/4 म्यू वाई. So 3/4 mu y is going to be 3 minus 5, which is -2. So from here mu y will get -8/3. ठीक है, और mu y आ गया तो mu x निकाल लो यहाँ से. So mu x we will get, क्वेश्चन 4 में रख दो, इक्वेशन 4 में रख दो, तो mu x will be 5 इधर पहले से ही है, पुट करोगे वहाँ पे तो 4 2 8 -2/3 हो जाएगा, तो +2/3 हो जाएगा. तो फाइनली 10/3. चेक कर लो, तो ये आ जाएगा. तो आई कैन फाइंड म्यू वाई, आई कैन फाइंड म्यू एक्स, आई कैन फाइंड रो. ओके जी. सो क्वेश्चन अब ये है कि अगर तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेशन कोएफिशिएंट निकाल ही लिया है, सो व्हाट इज कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, ये बताओ. ये भी इजी है, दिस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड. ओके, सो बताओ कोवेरिएंस क्या होगा एक्स वाई के बीच का? मुश्किल है क्या? तुम्हें तो ये 3 चीज पता लगे ना. ट्राई कर रहा हूँ. देखो जैसे क्या है, हमें रो का फॉर्मूला पता है, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. अच्छा, इससे निकाल पाएंगे क्या? तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पता है हमें, अब वो भी निकल जाएगा, वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से, पहले उसके लिए वो निकालना पड़ेगा तुम्हें. -1/4 आ रहा है क्या? ओके, जैसे एक तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से आई थिंक मुश्किल होगा ई एक्स वाई से ना. तुम्हें ये निकालना, यस
तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, मतलब एक तो अगर वो डेफिनेशन यूज करोगे तो उसके लिए तुम्हें फिर जाना पड़ेगा ई एक्स वाई के पास, तो ई एक्स वाई निकालना मुश्किल है, मतलब उसके अकॉर्डिंग देन यू हैव टू म्यू एक्स म्यू वाई, ये तो पता है बट ये नहीं पता है हमें, तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे कि ठीक है भाई यहाँ से हम कोवेरियंस निकाल पाएंगे रो टाइम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो रो तो पता था मुझे -1/2 है, अब ये निकालना पड़ेगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये निकालने के लिए दो इक्वेशन हमारे पास है, तो सारी वैल्यूज निकाली जा सकती है ना यहाँ से, ये है इसमें तुम्हें रो पता है तो रो पुट कर लो, तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई तुम्हारा आ गया, कितना है फाइंड किया तुमने या कैसे किया है, आंसर भी बताया। सर मैंने क्या किया कि जो हमारे पास मिला है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का सेट है ना, वो जो मिला है हमको, तो रो के जगह पे वैल्यू रख दिया हम, तो बी एक्स वाई जो है, बी एक्स वाई मतलब कि कौन सा पी इसे लिख सकते हैं सिग्मा रो सिग्मा रो सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1, ये वाला और हाँ रो सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई इज इक्वल टू -1/4, तो एक ही से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं ना सर कि रो आर के जगह पे वैल्यू रख देंगे -1/2, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सिग्मा एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला पता है कोवेरिएंस का कि आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई भी होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो फिर यहाँ पे जो है सिग्मा एक्स की जगह पे जब लिख देंगे सिग्मा वाई बाई 2, मतलब कि हाँ सिग्मा वाई बराबर 2 सिग्मा एक्स, हाँ तो सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बाई 2, तो लिख देंगे सिग्मा वाई बाई 2, तो सिग्मा से नीचे ऊपर कट जाएगा और 1/2 ये है, और पहले से हमारे पास 1/2 था, -1/4 है, ओके देखते हैं कट जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा सर। देखते हैं ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है इसमें दोनों फॉर्म -1/2 इसे कोवेरिएंस का दोनों फार्मूला यूज करना पड़ेगा तभी होगा, अच्छा दो इक्वेशन के लिए। हाँ ठीक है, हम्म, तो यहाँ तुम्हें अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सो लाइक उसके लिए तुम्हारे पास रिलेशन है रो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, हमारे पास जो है ये था -1, ठीक है, तो दिस वी हैव -1, एंड दूसरा वाला है रो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये है -1/4, ठीक है, तो इससे कोशिश करते हैं फाइंड करने की, तो रो तो पुट कर दोगे -12, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, यू विल गेट व्हाट 2, ठीक है, और यहाँ से सिग्मा वही आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना, सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई ये तुम्हारा आ जाएगा 2, अच्छा तो यहाँ से चलो सिग्मा वाई आ गया 2 टाइम्स सिग्मा एक्स, यही ना, यस सर, 1/2 इसमें पुट, हाँ अच्छा 1 मिनट मैंने यहाँ उसको दूसरे वाले में पुट कर देना है। यहाँ 1 मिनट यहाँ क्या होता है 1/2 होता है, हम्म, तो यहाँ अब ये जो 1/2 सिग्मा वाई का जो वैल्यू है ना, दूसरे वाले में पुट कर देंगे इस फार्मूला में, तो क्या होगा 2 नीचे वाले सिग्मा में। एक्स बराबर हाफ, तो इससे क्या मिला, ये कट गया 1/2 बराबर 1/2 आ गया, नहीं सर, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, ये सबसे लेफ्ट साइड सेकंड वाले लाइन में सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई, अच्छा इसमें कह रहे हैं सिग्मा एक्स रो सिग्मा एक्स, हाँ इसमें हाँ पुट करो, तो कट जाएगा। मतलब क्या आएगा रो, तुम सिग्मा एक्स रहने दो, सिग्मा वाई रख देता हूँ मैं 2 टाइम, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा 2 टाइम सिग्मा एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1/4, तो सेम बात आ जाएगा, कुछ मिलेगा क्या, मैं इसका इक्वल टू नहीं रखा, सेटिस्फाई नहीं रहेगा, हाँ तो -1/4 कोवेरिएंस नहीं रखा। सर, अगर कोवेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं सर, ओके उसमें से फिर इक्वेशन आएगी सर, उसमें सिग्मा एक्स, मतलब कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये वाला लिखते हैं ये, नो सर दूसरे हाँ। वाला रो वाला, ओके ये आर वाला सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, हाँ
ये वाला ये लिख दिया, यहाँ से ये आ गया। फिर इससे फिर इक्वेशन आ जाएगी फिर। ओके, तो कोवेरिएंस का आंसर क्या आएगा फिर? इसमें मेन है कि हम इसके प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें। तब ठीक है, मतलब वहां से तुम कह रहे हो कि क्वेश्चन आ जाएगी। ओके, यू कैन इक्वेट बोथ। वहाँ से वैसे 1 आ रहा है, 1 पे ट्राई। नहीं तो एक और तरीका है, हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था इसमें, EXY = सर ये पॉसिबल है निकलना? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बुक में नहीं पूछा हो तो हम खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ क्या पॉसिबल है, मतलब हमने उसमें सिर्फ रो पूछा था, वो रो हमारा कब आ गया। जैसे मैंने सोचा कि ठीक है तुम रो तो ठीक है, सो रो हमने फाइंड किया है, μx भी कर लिया, पूछा नहीं था, μy भी कर लिया। जैसे क्या कोवेरिएंस पॉसिबल है, क्वेश्चन ये है। फिर क्वेश्चन है क्या सिग्मा एक्स सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं, क्या सिग्मा वाई सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ प्रॉब्लम आएगा, है ना, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें पूछा नहीं है, बस मैंने ऐसे ही दे दिया। ठीक है, ट्राई करना, मैं PDF भेज दूंगा। तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होने वाला है ना, क्योंकि रिलेशन तो निकल जाता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यू नीड वन मोर रिलेशन। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, 2 ही रिलेशन तुम्हारे पास था, हमने से 4 इक्वेशन बना लिए, लेकिन हमने कितनी चीजें पूछ ली तुमसे, है ना, तो इतनी सारी अननोन्स है, 1 2 3 4 5, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आई थिंक। तो इसको अभी क्लास के बाद ट्राई करना, ठीक है। टाइम है तो टाइम भी निकल गया है, तो बाकी ऐसे ही है, तो हम आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। ओके, और नेक्स्ट जो इसमें है तो मोस्टली यही है, बाकी एग्जांपल्स जो आगे है वो मैंने करा दिया था। और एक ये डिफाइन कर रहा है वेरिएंस y गिवन x, तो वो तो हमने पहले कर रखा है, वेरिएंस y गिवन x है ना, तो इसका डेफिनेशन तुम लोग को पता ही है, e ऑफ y स्क्वायर गिवन x इक्वल टू x माइनस e ऑफ y गिवन x इक्वल टू x, जो भी होगा इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। तो ये डेफिनेशन हमारे पास पहले से ही है, दिस वी नो ऑलरेडी, है ना, लाइक हम जानते हैं वेरिएंस ऑफ y क्या होता है, तो उसी के बेस पे हम इसको लिख पाएंगे, दिस वी नो ऑलरेडी, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट, कुछ ऐसा नहीं है। सो 9th चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे ही है, बट मैं एक क्लास और दूंगा, तो मैं चाहूँगा तुम लोग, एक और रिजल्ट है आगे जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा इसको, आई थिंक वन मोर क्लास। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे थ्योरम 9.3 से नेक्स्ट क्लास में। सो अभी तो मैं स्टॉप करूँगा, बस ये लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रूव करेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस होगा y गिवन x का, दैट विल बी 1 माइनस रो स्क्वायर टाइम वेरिएंस y ना। सो ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम प्रूव करेंगे, ड्राइव करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस जो होता है 1 माइनस रो स्क्वायर टाइम वेरिएंस y। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक साइज भी डिस्कस करूँगा। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई साइज भी करो, है ना, टाइम मिले तो यू ट्राई ऑल्सो सॉल्विंग एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9। तो नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट होगा तो करके फिर 9 खत्म हो जाएगा। सर हमको नहीं लग रहा कि निकलेगा, ट्राई क्या देखते हैं। हाँ नहीं हो सकता है, ना भी निकले, पूछा नहीं है, वो तो हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि देखते हैं हो पा रहा है क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या है ना, कभी अगर तुम्हारे पास 2 ही इक्वेशन है, 3 अननोन आ गया तो मुश्किल होगा ना फाइंड करना। जैसे मान लो ax प्लस बी प्लस सी समथिंग है, या मतलब a प्लस बी प्लस सी समथिंग है, फिर 2a प्लस बी प्लस सी समथिंग है, बोलेगा तीनों को वैल्यू निकालो, तो पॉसिबल नहीं है, फिर वो किसी के टर्म में ही आएगा, है ना। तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, अगर गिवन इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है तभी तुम वैल्यू निकाल पाओ, वो चीज़ है। यस, क्योंकि कभी भी कहीं से भी ले जाने पे फिर वो सर वो सेटिस्फाई करके इक्वल हो जा रहा है। वो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, कैंसिल हो गया, कुछ नया नहीं मिलेगा। हम्म।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको रिवाइज कर लेना एक बारी, मतलब बुक से भी तुम लोग जो मैं करा रहा हूँ उसको खुद से प्रैक्टिस करते रहना, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एंड थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।